कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 45। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोड ऑफ एथिक्स कंप्लीट किया था, चैप्टर 7, और उसके कुछ 5 रुपए के क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। आज हम उन क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। इसमें एक लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ पेंडिंग लिख दीजिए। वो अभी आपने नहीं करना, उसके बारे में कुछ पूछना भी नहीं है। पेंडिंग लिख दें ताकि जब सेशन एंड होगा तब हम इसको कवर करेंगे। लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 18, मिसलेनियस कंसेप्ट्स वाला। वो अभी हमने नहीं करना वरना हमारे दूसरे कंसेप्ट्स को डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोड ऑफ एथिक्स के किसी भी कंसेप्ट में से क्वेश्चन। जी मेरे भाई। कोड ऑफ एथिक्स में है कि अभी किसी थ्रेट की वजह से फर्म जो है टोटली डिस्क्वालीफाई हो गई है। फॉर एग्जांपल थ्रेट की वजह से फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई है, ये दोनों अल्फाज एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लफ्ज डिस्क्वालीफाइड जो है ये कंपनीज एक्ट में इस्तेमाल होता है, लफ्ज थ्रेट जो है वो कोड ऑफ एथिक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, थ्रेट की वजह से किसी सिचुएशन की वजह से थ्रेट राइज हो गया तो आगे मतलब अलाउड नहीं है कि अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जैसे अंडर कटिंग जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट भी अलाउड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन में एक लाइन लास्ट में लिखी हुई है कि अगर कोई ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया कोड ऑफ एथिक्स पे, डिस्क्वालिफिकेशन की लाइन लिखी हुई है। तो सर फिर उसके नीचे एक और लाइन है कि अगर कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई है तो देखें, आपने अपनी जिंदगी आसान रखनी है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि आपने किसी भी सिचुएशन को या तो सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करना है या कंपनीज एक्ट के मुताबिक करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। और क्वेश्चन में वो लिखा होगा, जब उसने कोड ऑफ एथिक्स को टेस्ट करना है तो वो क्वेश्चन में लिखा होता है रिक्वायरमेंट में कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर कीजिए। कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में लास्ट लाइन एक लिखी हुई है, कोड ऑफ एथिक्स का रेफरेंस दे रहा है कि अगर कोई पर्सन कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक जो उधर से सिग्निफिकेंट थ्रेट रिड्यूस नहीं हो सकता तो वो लॉ में भी डिस्क्वालीफाइड होगा। वो लाइन सिर्फ रट्टा के लिए है। इसकी वजह से आपने ये कंसेप्ट हरगिज बिल्ड नहीं करना कि कोड ऑफ एथिक्स के हर क्वेश्चन को कंपनीज एक्ट में फिट कर दे। नहीं करना। क्या करना है? या तो सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक किसी सिचुएशन को आंसर करना है या सिर्फ कंपनीज एक्ट के। और ये कैसे पता चलेगा कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करना है कि रिक्वायरमेंट? अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए, एक और चीज अहम है। कभी कभार रिक्वायरमेंट में कुछ पुराने क्वेश्चन में वो ना ये मेंशन करता है कि कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करो, या ना ये मेंशन करता है कंपनीज एक्ट। वर्ड यूज करता है एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। जब आपको 3-4 सिचुएशन, फर्ज कीजिए उसने 4 सिचुएशंस दे दी और ये कहा कि हर सिचुएशन को एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बताइए, क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं। तो आपने हर सिचुएशन को पढ़ना। गौर से सुन लीजिए, ये बात आप बार बार पूछेंगे, इसलिए अभी से गौर से सुन लीजिए। जब रिक्वायरमेंट में हो एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कमेंट कीजिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं। अल्फाज क्या इस्तेमाल हुए? एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आपने देखना है, हर सिचुएशन को पढ़ना है। पहले ये देखना है कि क्या ये कंपनीज एक्ट में सिचुएशन डिस्कस हुई है। अगर कंपनीज एक्ट में सिचुएशन डिस्कस हुई है तो आपने उसको सॉल्व करना है किसके मुताबिक? कंपनीज एक्ट के मुताबिक। अगर वो सिचुएशन कंपनीज एक्ट में डिस्कस नहीं हुई तो आपने उसे सॉल्व करना है किसके मुताबिक? कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। ठीक है। और अगर वो सिचुएशन कंपनीज एक्ट और कोड ऑफ एथिक्स दोनों में डिस्कस हुई है तो फिर प्रायोरिटी देनी है, प्रेफरेंस देनी है कंपनीज एक्ट को। ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए वो कहता है कि जी ऑडिटर के पास शेयर्स है। अब ये शेयर्स वाला इशू कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुआ है। तो अगर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दे कि किसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना है उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट में कहता है एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जवाब दो, तो फिर एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जो भी अप्लाई हो रहा हुआ। अगर कंपनीज एक्ट में सिचुएशन डिस्कस हुई है तो कंपनीज एक्ट अप्लाई करेंगे जवाब देते हुए। अगर कंपनीज एक्ट में सिचुएशन डिस्कस नहीं हुई तो कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई करेंगे। और अगर दोनों जगह पे सिचुएशन डिस्कस हुई है तो प्रायोरिटी कंपनीज एक्ट को देंगे। जिसमें एक एग्जांपल मैंने आपको दी, वो केस जो दोनों जगह पे डिस्कस हुआ है वो कौन सा है? वो शेयर्स वाला। एक केस जो सिर्फ कंपनीज एक्ट में डिस्कस हुआ है, फीस से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशन है, कंटिंजेंट फी है, ओवरड्यू फीस है, पीरियड अंडर कटिंग है, ये फीस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं ये सारे के सारे कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुए हैं। क्लियर? तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है फिर? रूल, ये जो रूल मैंने आपको बताया है इसको आपने ज़हन में रखना है जब कभी वो एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन के अल्फाज इस्तेमाल करें। ठीक है। बात का कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर अगर एक सिचुएशन दोनों जगह पे डिस्कस हुई है, कंपनीज एक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में भी, तो हम उसे क्यों ना दोनों के मुताबिक कर लें। तो मार्क्स कम होते हैं, दोनों के मुताबिक करने की जरूरत नहीं। इस सिचुएशन में हम प्रायोरिटी देते हैं कंपनीज एक्ट। करना चाहे तो हर्ज भी कोई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंपनीज एक्ट के मुताबिक सॉल्व करें उसको। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? असिस्टेंस इन रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स में सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है
ये थ्रेट कैसे अराइज होता है? देखिए, अगर आप सेल टैक्स की जो लायबिलिटी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लियर हो रही होगी। हम जब क्लाइंट का केस लड़ रहे होंगे तो क्लाइंट को क्या कह रहे होंगे कि आपकी लायबिलिटी इतनी है या कम होगी? क्या क्लाइंट को, क्या जब केस लड़ रहे होंगे क्लाइंट को क्या बता रहे होंगे, क्या कोशिश कर रहे होंगे? लायबिलिटी कम से कम हो। तो जब हम उसका टैक्स का केस लड़ रहे होंगे तो उस तरफ हम कह रहे होंगे लायबिलिटी कम से कम हो। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे होंगे तो उस वक्त हमारा टारगेट होगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू हो, यानी जो फेयर एस्टिमेट है वो हो। तो जो लायबिलिटी हमने एज टैक्स कंसल्टेंट क्लाइंट को बताई होगी कि इंशाल्लाह इतनी लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्या जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए आएंगे तो इससे फर्क पड़ेगा? क्या हम बायस हो जाएंगे उस लोअर अमाउंट की तरफ? इसीलिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, क्योंकि सेल टैक्स की अमाउंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन? चलिए, और रूम नंबर 6 में से? कोई नहीं। और 4 में? चलिए, शाबाश। अब चलते हैं हम पास्ट पेपर्स के कुछ प्रैक्टिस की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट कह रहा है एक्सप्लेन द एथिकल थ्रेट्स विच में अफेक्ट द ऑडिटर ऑफ स्टॉक कंपनी। सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? एथिकल थ्रेट्स। इसको अंडरलाइन कर लें, इससे हमें पता चल गया ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है और हमने इसमें से थ्रेट्स को बताना है। उसने रिक्वायरमेंट ए में पूछा थ्रेट्स को बताओ। सेकेंड रिक्वायरमेंट, फॉर ईच एथिकल थ्रेट डिस्कस हाउ द इफेक्ट ऑफ थ्रेट कैन बी मिटिगेटेड। यानी हर सिचुएशन में जिससे थ्रेट अराइज हो रहा है आपने क्या बताना है? सेफगार्ड्स। अच्छा, एक चीज से में रखिएगा, इस रिक्वायरमेंट को बाज का स्टूडेंट गलत इंटरप्रेट करते हैं। उससे लिखा फॉर ईच एथिकल। कुछ सिचुएशन में आपको पता है एक से ज्यादा थ्रेट अराइज होते हैं, 2 या 3। ऐसी सिचुएशन में आपने सेफगार्ड हर थ्रेट के अलग-अलग नहीं लिखने, क्योंकि याद रखिएगा जो सेफगार्ड्स होते हैं ये सिचुएशन के होते हैं, ये इंडिविजुअल थ्रेट के नहीं होते। तो अगर किसी सिचुएशन में 2 या 3 थ्रेट अराइज होते हैं, आप उनको इकट्ठा लिखेंगे, एक ही लाइन के अंदर एक्सप्लेनेशन इकट्ठी होगी उनकी और सेफगार्ड भी उनके इकट्ठे होंगे। आप अलग-अलग हर थ्रेट, एक सिचुएशन के अंदर 3 थ्रेट, तीनों को अलग-अलग नहीं एक्सप्लेन करना, ना ही उनको अलग-अलग आपने सेफगार्ड्स बताने हैं। कलेक्टिवली एक्सप्लेन करना है, सेफगार्ड भी इकट्ठे, सिग्निफिकेंस भी इकट्ठे। यानी हम उसको एक सिंगल सिचुएशन, अगर किसी एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट हैं भी, हम उसको सिंगल सिचुएशन के तौर पे सॉल्व करेंगे, हर थ्रेट अलग-अलग नहीं होना। क्लियर? डिस्कस हाउ द इफेक्ट ऑफ थ्रेट में मिटिगेट, कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा है। अच्छा, सिग्निफिकेंस के बारे में वो नहीं पूछ रहा, ठीक है? ये एसीसीए का क्वेश्चन है। एसीसीए के क्वेश्चन में वो क्लियरली सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है और वो कहता है जब मैं ना बताऊं तो आप ना लिखो। लेकिन आई कैप क्या कहता है कि मैं बताऊं या ना बताऊं, आपने सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स को लिखना है। हर एग्जामिनेशन बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, अपना स्टाइल होता है। जैसे एसीसीए में कुछ एक्सप्लेनेशन के ऊपर वो ज्यादा जोर देते हैं, आई कैप एक्सप्लेनेशन के ऊपर जोर नहीं देता, वो कहता है मेन कंसेप्ट मुझे बताइए क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। स्टार्ट करें इसको। कह रहा है क्वेश्चन, यू आर ए मैनेजर इन द ऑडिट फर्म ऑफ अलियंट कंपनी। दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू हैव वर्कड ऑन वन ऑफ फर्म्स एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट टाइम आप इस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं। मैंने अच्छा याद रखें, ये नहीं कह रहा कि फर्म पहली दफा ऑडिट करने जा रही है, नहीं, फर्म का ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट है, पुराना क्लाइंट है, आप फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम, कोई थ्रेट राइज नहीं होता फर्स्ट टाइम ऑडिट में, कोई थ्रेट। चलिए, the main activity of stock company is providing investment advice to individual regarding saving for retirement, purchase of shares and securities and investing in tax efficient saving scheme। ये लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपनी रिटायरमेंट को प्लान किया जाए, करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। स्टॉक इज रेगुलेटेड बाय रेलिवेंट फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, रेगुलेटर भी है। क्या इस सिचुएशन में कोई इस इंफॉर्मेशन से कोई थ्रेट राइज होता है? इससे भी कोई थ्रेट राइज, ये कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेचर ऑफ बिजनेस से कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे एथिकल इशू कोई नहीं अराइज होता। कंपनी की नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से एथिकल इशू अराइज नहीं। लेकिन याद रखिए, जब हम एक रिस्क असेसमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें रिक्वायरमेंट होगी कि एक सिमिलर इंफॉर्मेशन होगी, मतलब तकरीबन इसी तरह की, लेकिन उसमें वो कहेगा कि रिस्क आइडेंटिफाई करो। उस वक्त जो कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस है, उससे रिस्क आइडेंटिफाई हम करेंगे। जैसे कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें रिस्क ज्यादा होता है और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें रिस्क कम। छोटी सी एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स है। ट्रेडिंग बिजनेस में रिस्क कम होता है, ठीक है। ऐसा बिजनेस जिसमें रेगुलेशंस ज्यादा अप्लाई होती हों,
उनमें वायलेशन का रिस्क ज्यादा है, और ऐसा बिजनेस जिस पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कम हो उसमें वायलेशन का रिस्क भी कम है। तो रिस्क असेसमेंट के लिए नेचर ऑफ बिजनेस रेलिवेंट है, थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए नेचर ऑफ बिजनेस रेलिवेंट नहीं है। इसमें सारा उसने नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ कंपनी को एक्सप्लेन किया है पहले पैराग्राफ में। तो पहले पैराग्राफ में हमारा कोई थ्रेट अराइज नहीं होता। एग्रीड? आगे चलते हैं। कह रहा है यू हैव बीन आस्क्ड टू स्टार्ट द ऑडिट प्लानिंग फॉर स्टॉक कंपनी बाय मिस्टर सन, ए पार्टनर इन अली एंड कंपनी। जी, इसमें कोई थ्रेट इस लाइन में पार्टनर ने कहा कि भाई प्लानिंग स्टार्ट करें, कोई थ्रेट नहीं, प्लानिंग जाहिर होगी क्लाइंट। मिस्टर सन हैज बीन द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर स्टॉक कंपनी फॉर द प्रीवियस 9 years एंड सो हैज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ द क्लाइंट। क्या थ्रेट राइज होता है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे अहम वर्ड्स कौन से है जिसको अंडरलाइन करना है? 9 years को अंडरलाइन कीजिए। फिर कौन सी सिचुएशन है ये? लॉन्ग एसोसिएशन। कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सिमिलैरिटी थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अच्छा, क्या पार्टनर पे वो कंसेप्ट अप्लाई होता है कि रोटेट द इंडिविजुअल? क्या पार्टनर पे अप्लाई होता है? पार्टनर पे भी अप्लाई होता है, पार्टनर को भी रोटेट किया जा सकता है। रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा सर अगर पार्टनर ही एक हो फर्म में तो फिर आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन अगर पार्टनर्स की तादाद ज्यादा है उस सूरत में रोटेट कर सकते। तो हम इसमें रोटेट की ऑप्शन उसको बताएंगे कि रोटेट कर दे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सीलेंट नॉलेज की वजह से तो कोई थ्रेट राइज नहीं होता, ये तो अच्छी बात है। मिस्टर सन हैज इन्फॉर्म यू दैट ही वुड लाइक हिज डॉटर जो टू बी पार्ट ऑफ हिज ऑडिट टीम दिस ईयर। जो इज करंटली स्टडिंग फॉर हर फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल पेपर्स ऑफ हर ACCA क्वालिफिकेशन। जी, कोई थ्रेट राइज होता है? इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट राइज नहीं होता। पर्सनल, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप का थ्रेट क्यों नहीं राइज होता? हाँ, अच्छा, वो क्लाइंट पे एम्प्लॉय नहीं है, टीम में है, ठीक है, क्लाइंट पे। अच्छा, दूसरा, क्या थ्रेट टू सेल्फ इंटरेस्ट, थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर राइज होता है? नहीं राइज होता, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिर्फ पार्टनर के लिए है, बाकी टीम के लिए नहीं है। वरना तो जब आप जूनियर के तौर पे भर्ती होंगे फर्म में तो आपसे तो कोई काम ही नहीं करवाना चाहिए, आप तो काम आता ही नहीं है। नहीं, ये ट्रेनिंग फर्म के सिस्टम का हिस्सा होती है, ठीक है। तो इसलिए एक अगर कोई PRC का स्टूडेंट है, कैफ का स्टूडेंट है, वो आर्टिकल में, इवन BCom की बेसिस पे भी आपको पता है, ग्रेजुएशन की बेसिस पे भी आप आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी क्वालिफिकेशन की वजह से, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की है। तो इसने अगर सही तरीके से काम नहीं भी किया किसी जूनियर टीम मेंबर ने, तो एंगेजमेंट पार्टनर तो ठीक काम करेगा ना। तो इस वजह से भी कोई थ्रेट अराइज नहीं होता, ठीक है, कि वो जो है वो फंडामेंटल पेपर, स्टार्ट के पेपर पढ़ रही है। जी, आपने बात बताई थी कि वो फर्म के जो रिलेटिव्स वगैरह उन पे भी अप्लाई होता है। कोड ऑफ एथिक्स, बिल्कुल मैंने बताया था, फर्म के रिलेटिव्स पे भी अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर वो क्लाइंट पे है किसी का भी रिलेटिव टीम मेंबर का, तो थ्रेट अराइज होगा, या किसी भी टीम मेंबर के पास शेयर्स हैं तो थ्रेट अराइज होगा। कोई एम्प्लॉय है रिलेटिव, थ्रेट अराइज होगा। तो यहाँ पे वो मिस्टर सन की बेटी है सर, मिस्टर सन पिछले 9 साल से 9 साल से। हाँ जी, सर इससे कोई थ्रेट नहीं, कोई 9 years की वजह से फेमिलियरिटी थ्रेट हमने लादा लिख तो दिया, ठीक है। जो अगर क्लाइंट पे एम्प्लॉय होती ना फिर थ्रेट राइज होता, फिर हम उसको कहते हैं कि ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है, अभी नहीं। फिर कह रहा है मिस्टर सन आल्सो इन्फॉर्म्स यू दैट मिस्टर फॉर द ऑडिट सीनियर रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम स्टॉक कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटेंड्स टू डू द सेम नेक्स्ट ईयर। कोई सिचुएशन है ये? कौन सी सिचुएशन है? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला केस। कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कोई और थ्रेट राइज होता है? अच्छा, चलिए, तो इसमें सेफगार्ड क्या होंगे? सेफगार्ड क्या होंगे? मटेरियल है तो ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दें, या इस रेलिवेंट टीम मेंबर को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। इसमें पहले सेकंड पैराग्राफ में हमें 3 सिचुएशन ऐसी मिली जिनमें थ्रेट राइज होता। एक 9 year वाली, दूसरी कौन सी थी? इन्वेस्टमेंट एडवाइस 2 की, तीसरी कोई नहीं है, 2 ही है। चलिए ठीक है, दो सिचुएशन हमारे सामने आई, 9 years वाली और इन्वेस्टमेंट एडवाइस वाली। आगे चलते हैं नेक्स्ट। In an initial meeting with the finance director of stock company, you learned that the audit team will not be entertained on stock company's yet
दिस ईयर एज दिस कुड अपीयर टू बी एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ द ऑडिट। ये यार्ड क्या होती है? बोर्ड की तरह होती है। इसे किस लिए इस्तेमाल किया? सैरो तफरी के लिए। अच्छा चलिए, कह रहे हैं इस दफा आपको बोर्ड के जरिए से सैरो तफरी नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंडिपेंडेंस इफेक्ट। तो सही कह रहा है, हम इस सही कंसेप्ट पे उसको मुबारकबाद पेश करते हैं, ये बिल्कुल सही कंसेप्ट है। आगे क्या कह रहा है? कह रहे हैं इंस्टेड ही हैज अरेंज्ड ए बलून फ्लाइट कॉस्टिंग लेस देन 1/10 ऑफ द एक्सपेंस यूजिंग यार्ड एंड होप्स दिस विल बी एक्सेप्टेबल। वो कह रहे हैं हम उससे बलून फ्लाइट, इस पे खर्चा उसे कम आएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कौन सी सिचुएशन है? इंड्यूसमेंट। तो कौन सा थ्रेट राइज होता है इंड्यूसमेंट में? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके बाद? द डायरेक्टर आल्सो स्टेट्स दैट फी फॉर टैक्सेशन सर्विसेज दिस ईयर शुड बी बेस्ड ऑन ए परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड, contingent fee, and trust that your firm will accept a fixed fee for representing stock company in a dispute regarding amount of sale tax payable. अब ये कौन सा वाला केस हो गया? रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट। टैक्स से रिलेटेड 3 तरह की सर्विसेज बताइए ना आपको। एक है टैक्स कैलकुलेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसमें एंट्री पास करने के लिए। एक है टैक्स रिटर्न फाइल करने में हेल्प करना, जो एफबीआर को की जाएगी। टैक्स रिटर्न का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। और तीसरा जो डिस्प्यूट है टैक्स से रिलेटेड, उनमें क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, यानी क्लाइंट का लीगल एडवाइजर बन जाना टैक्स मैटर्स के, टैक्स डिस्प्यूट के ऊपर। ये 3 सिचुएशन। तो ये थर्ड वाली सिचुएशन है। थ्रेट कौन सा राइज होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट। शाबाश, ये 5 थ्रेट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। इनमें कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में हो तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं उनसे कैसे डिफरेंट है? हाँ जी, इसमें अलग-अलग सिचुएशन नॉर्मली उनमें बताई जाती थी, पार्ट 1, 2, 3, 4। इसमें उसने कंटिन्यूअस पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है। ये आपका केस कैसे उसने प्रेजेंट किया, इसको ध्यान में रखिए। इससे पहले हमने जो केस स्टडीज की थी उसमें क्या करता था? 1, 2, 3, 4। इसमें कंटिन्यूअस पैराग्राफ। गैस कीजिए कौन सा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान है? जी, जिसमें उसने बुलेट्स बनाए होते थे, ऑलरेडी नंबरिंग की होती थी, हमें पता होता था कि ये इस चीज, ये अलग-अलग सिचुएशंस हैं। यहाँ पे अब आपको, यहाँ पे उसने रेलिवेंट और इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन दोनों मिक्स कर दी। हर सेंटेंस को पढ़ के आपने डिसाइड करना है कि इस सिचुएशन में कोई थ्रेट अराइज हो रहा है या नहीं हो रहा। हर सेंटेंस में किसी में अराइज होगा, किसी में अराइज नहीं होगा। तो इसीलिए नॉर्मली जो कंटिन्यूअस पैराग्राफ वाली केस स्टडी है, इसमें जजमेंट थोड़ी ज्यादा अप्लाई करना पड़ती है, क्योंकि इसमें आपने खुद डिसाइड करना है कि किस सेंटेंस में थ्रेट है, किस सेंटेंस में थ्रेट नहीं है। नंबरिंग वाले क्वेश्चन में तो आसान होता है ना, खुद से नंबरिंग कर दी उसने। हमें पता है हमने हर सिचुएशन का एनालिसिस करना है और नॉर्मली हर सिचुएशन में थ्रेट अराइज होगा, हमने सिर्फ सिचुएशन को मैच करना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 2 बड़े टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक में नंबरिंग के साथ और दूसरे में कंटिन्यूअस पैराग्राफ के साथ विदाउट नंबरिंग। तो नंबरिंग वाला हम किस कंक्लूजन में पहुंचे? नंबरिंग वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो निस्बतन आसान है, आइडेंटिफाई करना उसमें थ्रेट। अगर किसी सेशन में 3 थ्रेड्स लिखे हुए हैं और आपने 2 लिख दिए, तो जो एक थ्रेड नहीं लिखा सिर्फ उसका मार्क डिडक्ट होगा, ठीक है? बाकी जो 2 थ्रेड्स हैं उनके मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, कोड ऑफ एथिक्स में एक थ्रेड कम लिख देना ये निस्बतन छोटा एरर है, और एक थ्रेड ज्यादा लिख देना ये बड़ा एरर है, ठीक है? आईकैप ये कहता है जो स्टूडेंट्स इस थ्रेड आइडेंटिफाई करते हुए ज्यादा लिख रहे हैं ना, उनको मैं ज्यादा मार्क्स डिडक्ट करता हूं उनके। पर क्या परसेंटेज ऑफ टैक्स कंटिंजेंट फी में नहीं आता? बिल्कुल आता है, और हमने यही आइडेंटिफाई किया। नहीं, हमने डिस्कस नहीं किया ये परसेंटेज किया है। ऐसे कंटिंजेंट फी अराइज होती है तो क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और फिर आगे क्या करना चाहिए? क्लाइंट के साथ डिस्कस करके बेसिस ऑफ फी शुड बी चेंज। बेसिस ऑफ फी शुड बी चेंज। बेसिस ऑफ फीस क्या आउटकम पे डिपेंड करनी चाहिए कि केस जीते तो ये फीस, केस हारे तो ये फीस? नहीं, वो या तो नंबर ऑफ फास्ट पे डिपेंड कर सकती है या लमसम फी एग्री कर सकते हैं, फिक्स्ड फी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन 2, सॉरी ये वॉल्यूम 2 का है, चैप्टर 7 क्वेश्चन 4 है जी, 2 नहीं है, क्वेश्चन 4 है। सबसे पहले ये डिस्कस हो गया था मेरा, हाँ ये क्वेश्चन 4 है, वॉल्यूम 2 अब। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़िए, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमने प्रेजेंट क्या करना है। कह रहे आइडेंटिफाई द थ्रेट्स विच में अराइज।
and evaluate their significance. Also recommend course of action or the mitigating actions which may be taken by your firm. तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स को अंडरलाइन करना है? रेड, सिग्निफिकेंस, कोर्स ऑफ एक्शन. अच्छा, सिग्निफिकेंस याद रखें, जिन सिचुएशंस की बुक में सिग्निफिकेंस है लिखी हुई है उनमें तो हम मेंशन करेंगे. अगर किसी पार्ट की सिग्निफिकेंस बुक में ही नहीं है तो वो हम मेंशन नहीं करेंगे. वो कोर्स ऑफ एक्शन में ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है. आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन वो कोर्स ऑफ एक्शन में सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है. जी, तो पहला केस कह रहा है, यू आर द एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इन एन ऑडिट फर्म, नेमली HMB चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. The audit manager responsible for the audit of Phantom Limited has started the audit planning for FL and come across the following matters for which he needs your guidance. अब इन मैटर्स के ऊपर आपकी गाइडेंस चाहिए. पहला मैटर क्या है? फिजा was planned to be an engagement supervisor for the audit of FL. She has received an employment offer from FL. However, she is considering not to accept FL's employment offer. सबसे पहले बताइए अहम लफ्ज कौन सा है इसमें? ऑफर, एम्प्लॉयमेंट ऑफर. इसको अंडरलाइन कर लेंगे. अब ये सिचुएशन कौन सी राइज हो रही है? निगोशिएशन वाले. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसका इरादा नहीं है इसे एक्सेप्ट करने का. तो क्या इससे हमारा थ्रेट जीरो हो गया? नहीं, अभी इरादा नहीं है, बाद में बन सकता है. ठीक है. तो हम देखेंगे अगर फर्म सेटिस्फाइड होती है कि वाकई इसने ज्वाइन नहीं करना तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर फर्म को जरा सा भी शक होता है कि फ्यूचर में स्टिल फिजा क्लाइंट को ज्वाइन कर सकती है तो थ्रेट अराइज होगा. कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट. क्या करना चाहिए? इसको रिमूव कर, इसको बताना चाहिए फिजा को, हमारे टीम मेंबर को, मैनेजर को, और मैनेजर या पार्टनर को क्या करना चाहिए? इसे रोटेट कर देना चाहिए. और फिर उसका जो काम है उसको शाबाश क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवाए, इंडिपेंडेंट रिव्यू से रिव्यू भी करवाए. जी, क्लाइंट हर एक दूसरे को ऑफर करता फिर है, बिल्कुल हर पर्सन को जिसको वो पसंद नहीं करता अगर टीम से हटाना उसे एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर दे. तो ये देखा जाएगा सर्कमस्टेंसेस को सामने रखते हुए, क्या हमारा टीम मेंबर उसको ज्वाइन कर सकता है, नहीं, क्या चांसेस हैं. अगर तो लगे, थोड़ा सा भी लगे ना आपको कि ये ज्वाइन कर सकता है तो फिर आपने सेफ गार्ड अप्लाई करने. लेकिन अगर लगे कि बिल्कुल ज्वाइन इसका करने का इरादा नहीं है तो फिर कुछ सेफ गार्ड की जरूरत नहीं है. एक से ज्यादा क्या हो? एक से ज्यादा भी सब पे सेम रूल अप्लाई होगा. 2. FL is the main sponsor of ongoing cricketing event. Being the main sponsor, FL has received some entry passes of VIP enclosure of the final match. It has offered 3 such passes to the RD team member. PSL का फाइनल. Inducements. कौन कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट. क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. और आगे अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो रीइंबर्स किया जाए और टीम मेंबर को रिमूव कर दिया जाए जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, और काम का रिव्यू किया जाए. शाबाश. गोली नहीं मारी जाए. ये कौन सा सेफ गार्ड बता? ये गोली वाला सेफ गार्ड किसने? नहीं भाईजान, गोली नहीं मारनी उनको. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड में क्या कह रहा है जी? कह रहा है योर फर्म इज अंडर रेनोवेशन प्रोसेस एंड अबाउट टू प्रोक्योर 2 सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस. आप परचेज करने जा रहे हैं. प्रोक्योर का मतलब परचेज करना है. क्या परचेज करने जा रहे हैं? AC. योर फर्म हैज रिसीव्ड कोटेशंस फ्रॉम वेरियस वेंडर्स इंक्लूडिंग FL. ये जो इंक्लूडिंग FL, अगर ये नाना अल्फाज होते कोई थ्रेट राइज नहीं. भाई फर्म परचेज करना चाहती है, जिससे मर्जी करे, लेकिन क्लाइंट से परचेज करेगी तो थ्रेट राइज हो गया. कौन सा? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला, जो भी हमने डिस्कस किया. इससे प्रीवियस वाली केस स्टडी में परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस आया था? इससे प्रीवियस वाली केस स्टडी में परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस आया था? आया था. उसमें कौन सी एग्जांपल थी? इन्वेस्टमेंट एडवाइस वाली. शाबाश. तो ये सेम केस. क्लियर. सेफ गार्ड, सिग्निफिकेंस और फैक्टर बता देंगे. इसके सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स में क्या क्या था? आर्म लेंथ पे हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो किया गया है, मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट या मटेरियल नहीं होना. शाबाश. ये 3-4 फैक्टर्स थे. 4. FL has offered your firm that fee for taxation services of this year may be based on percentage of tax saved. Contingent fee. अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा सर कंटिजेंट फी सिर्फ ऑडिट क्लाइंट अगर हो हमारा उसको चार्ज नहीं कर सकते. अगर एक कंपनी का हम ऑडिट कर ही नहीं रहे
उसको कंटिजेंट फी चार्ज कर सकते हैं। अगर हमारा कोई पर्सन ऑडिट क्लाइंट ही नहीं है तो याद रखिए उसके लिए फिर इंडिपेंडेंस जरूरी नहीं है। अगर हमारा कोई ऑडिट क्लाइंट ही नहीं है उसके लिए इंडिपेंडेंस जरूरी है नहीं है। उस सिचुएशन में कंटिजेंट फी चार्ज कर सकते हैं। कंटिजेंट फी का रूल याद रखें, अपने ऑडिट क्लाइंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे कंटिजेंट फी चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो ऑडिट क्लाइंट नहीं है फिर जो मर्जी करें, फिर तो चाहे पूरे का पूरा इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट ही तबाह कर दें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कोई परेशानी वाली बात है? ये कंसेप्ट समझ आ गया ना आपको कि अगर ऑडिट क्लाइंट है उसको किसी भी किस्म की कंटिजेंट फी चार्ज नहीं करनी, चाहे वो ऑडिट की फीस हो चाहे टैक्स की हो। लेकिन अगर कोई क्लाइंट हमारा ऑडिट क्लाइंट है ही नहीं उसको कंटिजेंट फी चार्ज कर लें, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आई कैप ने अभी तक ये कंसेप्ट टेस्ट नहीं किया, स्टूडेंट ने पूछा था तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। मैंने कंटिजेंट फी से कौन सा थ्रेट राइज होता है? क्या इंटेग्रिटी का थ्रेट राइज होता है? जी इसमें कोई प्रॉब्लम? जी जी पूछिए क्या क्वेश्चन है? जी बिल्कुल, इंड्यूसमेंट में अगर कोई गिफ्ट वगैरह यूज कर लिया जाए, क्लाइंट से एक्सेप्ट कर लिया जाए तो यहां से रिटर्न करना है, उसकी कॉस्ट भी पे करनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। मजीद आगे क्या क्वेश्चन है भी आपका? नहीं क्लियर हो गया क्वेश्चन मेरे भाई? वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है तो उसको वो रिटर्न नहीं किया जा सकता। उस सूरत में आपको टीम मेंबर को ही रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब गाइडलाइंस कंटेन्ड इन आईकैप्स कोड ऑफ एथिक्स एंड द एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट दैट कैन बी ऑफर्ड बाय ऑडिटर्स इन द अबव सिचुएशन। सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? कोड ऑफ एथिक्स, जिसे हमें पता चल गया कि ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। कोड ऑफ एथिक्स हमारे किस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं? गलत। कोड ऑफ एथिक्स हमारे किस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं? 5 में। गलत। 5 में और 7 में। गलत। 5, 6 और 7 तीनों में। एग्जाम में ऐसा ना हो कि कोड ऑफ एथिक्स का कोई क्वेश्चन हो और आप चैप्टर 7 जहन में लेके उसमें ढूंढते रहे, कहीं उसमें तो सेशन डिस्कस ही नहीं हुई। वो क्या ऑडिटर चेंज हुआ है, इनकमिंग ऑडिटर की एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं, और आप उसे चैप्टर 7 में ढूंढते रहे, सर ने पढ़ाया ही नहीं। तो चैप्टर 7 में नहीं मिला, किधर मिलेगा? 6 में। और अगर वो कहे कि क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस स्टेज में क्या थ्रेट और सेफगार्ड होंगे, वो आपको ना चैप्टर 7 में मिलेगा ना 6 में। कहां मिलेगा? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। हमारे कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली जो प्राइमरी चैप्टर है वो 7 ही है, लेकिन एक कंसेप्ट हमारा जो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है वो चैप्टर 5 में डिस्कस हुआ है, और एक कंसेप्ट हमारा जो चेंज ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड है वो चैप्टर 6 में डिस्कस हुआ है। 19 रिक्वायर्ड, ब्रीफली डिस्क्राइब द गाइडलाइंस कंटेन्ड इन आईकैप्स कोड ऑफ एथिक्स एंड द एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट दैट कैन बी ऑफर्ड बाय द ऑडिटर्स इन द अबव सिचुएशन। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट से मुझे लग रहा है कि शायद ये अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज की तरफ लेके जाए। एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट तो उसने उधर ही बताई हुई है कि कुछ तरह की किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह की नहीं। किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? जो रूटीन और मैकेनिकल नेचर की हो, और इसकी उसने हमें एग्जांपल भी बताई थी। किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते? जो जजमेंट जिसमें मैनेजरियल डिसीजंस इन्वॉल्व हो। शाबाश। कह रहे हैं मुस्तंसर इज द ऑडिट मैनेजर ऑफ ए टीम एंगेज्ड ऑन द ऑडिट ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड को अंडरलाइन कर ले। लिस्टेड होता तो हमारे लिए बहुत आसान होता। कैसे? अलाउड नहीं। ड्यूरिंग हिज इनिशियल डिस्कशन विद द सीईओ ऑफ द कंपनी, he was informed that depressed economic conditions have badly affected the company and its liquidity. Due to uncertainty about the future of the company, certain key employees have left, including several staff members of accounting and finance department. अब सीईओ पार्टनर के साथ बैठ के तो क्या आपने मसले मसाइल डिस्कस, मैनेजर के साथ बैठ के क्या मसले मसाइल डिस्कस कर रहा है? कह रहा है सर जी हमारे एम्प्लॉइज छोड़ के। अच्छा, ऐसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा, मेरे जहन में आ रहा है और हो ना हो ये एम्प्लॉय मांगेगा भी। ये लोन स्टाफ वाला केस है, ये ऐसे बिला वजह आके हमारे साथ बातें डिस्कस नहीं कर रहा। कह रहा है हैव लेफ्ट। Consequently, the accounting records are in a bad shape and the management is making efforts to complete the draft accounts quickly. कोशिश कर रहे हैं। He therefore requested Mustansar to carry out necessary accounting work and to help prepare the annual financial statement at a fee to be agreed mutually. ये सेंटेंस हमारे केस में सबसे अहम सेंटेंस है जो डिसाइड करेगा कि किस तरफ जाना है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ दें। पहले मुझे बताइए, फी टू बी एग्रीड म्यूचुअली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये कंटिजेंट फी तो नहीं है, कहते जो एग्री करेंगे म्यूचुअली।
फिर ही देयरफॉर रिक्वेस्टेड मुस्तंसर टू कैरी आउट नेसेसरी काउंटिंग वर्क एंड टू हेल्प प्रिपेयर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, यहां पे रुक के अब मैं सोच रहा हूं, ये जो उसने मुस्तंसर से कहा ना कि आप नेसेसरी काउंटिंग वर्क करें, इस वाले हिस्से से टू कैरी आउट नेसेसरी काउंटिंग वर्क, मेरे जहन में ये आया कि काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि आप स्टाफ हमें दे दीजिए, ये कह रहे हैं आप हमें काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। लेकिन फिर आगे जो कह रहे हैं टू हेल्प प्रिपेयर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करें, इसमें थोड़ा 50-50 की बात आ गई है। क्योंकि हेल्प इस सेंस में भी हो सकती है कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें, और हेल्प इस सेंस में भी हो सकती है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, आप आके हमारे साथ बैठ जाएं। तो ये जो दूसरी वाली सेंस है, इसमें लोन स्टाफ भी आ सकता है। अब यहां पे सेंटेंस के अंदर 2 फ्रेजेस हैं। पहले वाले फ्रेज से मुझे लग रहा है कि ये काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज की बात कर रहा है, दूसरे वाले फ्रेज से मैं 50-50 हूं, क्योंकि हेल्प करनी है ना, हेल्प में काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज भी आ सकती हैं और लोन स्टाफ भी आ सकता है। बताइए मुझे किसको लिखना चाहिए? काउंटिंग एंड बुकिंग। इसलिए एक तो ये कि ये जो कह रहे हैं ना हेल्प प्रिपेयर, ये 50-50 है, और ऊपर उसने पहले क्लियरली कह दिया कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें, आप हमारा काउंटिंग वर्क करके दीजिए, तो ये काउंटिंग एंड बुक कीपिंग वाले। दूसरा, थोड़ा सा अगर आप गौर करें ना, तो ये जो कह रहा है कि एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट दैट कैन बी प्रोवाइडेड, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बुक कीपिंग एंड काउंटिंग सर्विसेज की बात कर रहा है। क्लियर? अच्छा, लेकिन फर्ज कीजिए एग्जाम में आप ये डिसीजन नहीं कर पाते, इन दोनों में फंस गए, तो क्या बेहतर है दोनों बता दें, या दोनों में से कोई एक लिख के, अजम्पशन लिख के कि इस सिचुएशन में क्लियर नहीं है इंफॉर्मेशन, हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्लाइंट लैंडिंग ऑफ स्टाफ की बात कर रहा है, हेल्प करने से मुराद उसकी है कि स्टाफ हमें प्रोवाइड कर दे। लेकिन स्टिल अगर 50-50 भी हो ना, तो मैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज को सेलेक्ट करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। एक दफा डिसाइड कर लिया ना आपने कि कौन सी सिचुएशन है, फिर उसके बाद काम आसान है। कौन सा थ्रेट राइज हुआ इसमें? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है। और इसके बाद कौन कौन सी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर की। उसके बाद रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर में एग्जांपल्स भी क्या हमें देनी चाहिए? 3 एग्जांपल थी या 4? मुझे 3, मुझे तो एक थी ट्रांजैक्शन, पोस्टिंग, प्रिपेयरिंग, ट्रायल बैलेंस, और फोर्थ कौन सी वाली थी? फोर्थ में 3 ही थी ना, एक ट्रांजैक्शन वाली, एक पोस्टिंग इनटू टी काउंट, और फिर ट्रायल बैलेंस। ठीक। और जो मजीद जो थी जो प्रोवाइड नहीं की जा सकती सपोर्ट, वो कौन सी है? मैनेजेरियल डिसीजन, ऐसे एरिया जिनमें एस्टीमेट जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और सेफगार्ड में क्या हमें लिखने चाहिए? थीम्स डिफरेंट हो, इंडिपेंडेंट रिव्यू। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है जी 24। 25 था? 25 था सर, मेरा ऐसे ना किया करें। कल की सैलरी 25 है, सही लिखो 19 और 25 किया हुआ हमने। कोई नहीं, 24 भी कर लेते हैं, 25 भी कर लेते हैं, ऐसी क्या टेंशन है? 24 और 25 दोनों कर, टाइम हमारे पास है खुला, बेफिक्र रहें। 24 भी कर, एक एडिशनल क्वेश्चन सही। तो पहले 24 पसंद करेंगे, 25? 25, चलिए फिर 25। नहीं, अभी 25 भी आ जाता है सामने। मेरी हिस्ट्री ना देख लें आप।
जी चलिए, ये 25 आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एथिकल थ्रेट्स विच में इफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जोन्स एंड कंपनीज ऑडिट ऑफ एलवी फोन्स कंपनी। एक्सप्लेन द एथिकल थ्रेट, और फिर कह रहा है फॉर ईच थ्रेट एक्सप्लेन हाउ इट माइट बी ऑडिट। ये है सेफगार्ड्स, और ये क्या है, थ्रेट्स और उनकी एक्सप्लेनेशन। सिग्निफिकेंस एसीसीएल आपको पता है वो सिग्निफिकेंस नहीं पूछता, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस यहां पे लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन आईकैप का कोई भी क्वेश्चन होगा आपने सिग्निफिकेंस लाजमी डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा अगेन ये भी क्या, ये इसमें भी उसने 1 2 3 4 5 करके सिचुएशन दी है, या कंटिन्यूस पैराग्राफ है? कंटिन्यूस पैराग्राफ है, ठीक है। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ जोन्स एंड कंपनी एंड यू आर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एलवी फोन्स कंपनी विच हैज बीन एन ऑडिट क्लाइंट फॉर 4 years एंड स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी मोबाइल फोन्स। हम प्रैक्टिस में देखें, अगर कोई टीम मेंबर हो ना, वो 3 साल से ज्यादा अगर क्लाइंट के साथ अटैच रहा है तो फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो जाता है, थ्रेट राइज हो जाता है। और मैक्सिमम, ये तो हो गया ना मिनिमम 3 साल थ्रेट राइज हो गया, उसके बाद सेफगार्ड अप्लाई करने हैं। मैक्सिमम 5 साल का टाइम, 5 साल के बाद तो ऑडिटर को ही चेंज होना चाहिए, यानी 5 साल बाद तो थ्रेट भी जो है ना वो भी मुश्किल हो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे 4 year की बात कर रहा है, तो इसमें आप थ्रेट अराइज कर सकते हैं कि आपके टीम मेंबर्स को रोटेट करना चाहिए, इससे फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा, लॉन्ग एसोसिएशन। तो 4 year हमारे लिए अहम इंफॉर्मेशन होगी, अंडरलाइन कर लें। इसके बाद ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ द ऑडिट यू हैव ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द एम्प्लॉय ऑफ एलवी फोन्स कंपनी आर एंटाइटल्ड टू परचेज मोबाइल फोन एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. The audit team has in previous year been offered the same level of staff discount. कोई थ्रेट राइज हुआ कि नहीं? क्यों थ्रेट राइज नहीं हुआ? देखिए, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का केस बनता है क्या? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस का केस बनता है कि नहीं? अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें थ्रेट राइज नहीं होता क्योंकि जिस प्राइस पे वो एम्प्लॉइज को दे रहा है उस प्राइस पे बाकी हमें भी दे रहा है। तो ये तो क्या ये मार्केट प्राइस पे ऑडिटर इसको टीम इसको खरीद रही है? मार्केट प्राइस में नहीं खरीद रही, बल्कि किस प्राइस पे? डिस्काउंटेड, जो सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए है। तो इसमें क्या थ्रेट राइज होता है? पहले तो बताइए सिचुएशन कौन सी है? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ वही, ये इंड्यूसमेंट में गिफ्ट आता है। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का अलहदा से पैराग्राफ है, तो हम इसे गिफ्ट की तरफ लेके जाएंगे या परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस की तरफ। गिफ्ट में कहां से आएगा? अच्छा, ऑफर किया है, अभी हमने चीजें खरीदी तो नहीं है। देखें, ऑफर करने से भी तो थ्रेट राइज हो गया, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि ऑडिट टीम हैज इन प्रीवियस ईयर बीन ऑफर्ड सेम लेवल, कि पिछले सालों में ऑफर होती रही है। तो क्या इस साल में हम इसको इग्नोर करते हैं कि थ्रेट नहीं है क्योंकि पिछले सालों में ऑफर करता रहा है? या कि हमें टीम को बताना चाहिए कि पिछले सालों में ऑफर करता रहा है, इस साल भी ऑफर कर सकता है? बताना चाहिए कि नहीं टीम को? टीम के साथ डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। और क्या अभी परचेज नहीं किया, लेकिन क्या टीम को बता देना चाहिए कि इफ परचेज करेंगे तो थ्रेट अराइज होगा? बिल्कुल। इसमें 2 सिचुएशंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं इस सेंटेंस में। पहला क्वेश्चन, परचेज कर सकते हैं अभी किए नहीं, तो क्या हमें थ्रेट डिस्कस करना चाहिए कि नहीं? सब करना चाहिए। क्लाइंट अगर कुछ ऑफर भी करता है ना ऐसा जो कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट हो और एग्जाम में वो उसको मेंशन करता है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको कमेंट कीजिए। वरना तो वो जो एम्प्लॉयमेंट वाली केस स्टडी थी उसमें भी क्लाइंट ने ऑफर किया था, उसे कौन सा ज्वाइन कर लिया था? हमने उसको भी थ्रेट अराइज किया ना, डिस्कस किया, क्योंकि उसके उस सिचुएशन को क्वेश्चन में देने का मकसद यही है, हम उसको पिक करके डिस्कस करें कि इसमें क्या एथिकल प्रॉब्लम है। तो हालांकि अभी गुड्स परचेज नहीं की, लेकिन क्या थ्रेट हमें डिस्कस करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने इंफॉर्मेशन दी, उसका मकसद ये है। दूसरा डिसीजन, ये थ्रेट है कौन सा? क्या ये इंड्यूसमेंट या गिफ्ट का है या परचेज का? ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस का थ्रेट है। क्यों? हम इसमें क्लाइंट से परचेज कर रहे हैं। डिस्काउंट पे चीजें परचेज करना मतलब परचेज ही है। अगर वो कहता है जी मोबाइल गिफ्ट फ्री में दे रहे हैं, फिर हम इंड्यूसमेंट यानी गिफ्ट में जाते हैं। क्लियर? जी जी सर, ये तो अगर डिस्काउंट ना भी होता तो ये परचेज ऑफ गुड्स हो जाता। हाँ, शाबाश शाबाश। अगर फर्ज कीजिए ये अभी तो ये मार्केट रेट पे नहीं है, ठीक है, फर्ज कीजिए ये मार्केट रेट पे भी होता, स्टिल थ्रेट डिस्कस करते हैं हम कि मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर जी जी, अब इधर डिस्काउंट आ गया तो ये इंडोर्समेंट भी साथ शामिल हो जाएगा?
भाई इंड्यूसमेंट की लिस्ट पढ़े, उसमें कहीं डिस्काउंट लिखा है तो मुझे बता दे। अब सारी इंड्यूसमेंट की लिस्ट पढ़े, इंड्यूसमेंट की लिस्ट पढ़े। डिस्काउंट से आपके जहन में इंड्यूसमेंट क्यों आ जाता है? इंड्यूसमेंट में कहीं पे लफ्ज डिस्काउंट है तो पढ़ के मुझे बताइए। है कहीं डिस्काउंट का लफ्ज इंड्यूसमेंट में? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी उनको प्रायोरिटी देना। जैसे उसने हमें वीआईपी पासेस दिए थे, वो था वीआईपी पास जो उसने दिया ना, वो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिस्काउंट देना परचेज ऑफ गुड है। और ये तो वैसे ही हमारा एक जनरल कंसेप्ट होता है कि लॉ में भी पढ़ाते हैं शायद ये, कि किसी सिचुएशन पे अगर स्पेसिफिक लॉ अप्लाई हो रहा हो, उस पे जनरल लॉ अप्लाई नहीं करते, तो परचेज के ऊपर स्पेसिफिक परचेज वाली सिचुएशन अप्लाई करेंगे या इंड्यूसमेंट वाली? तो गिफ्ट इंड्यूसमेंट नहीं है, लिखे सारे। सॉरी, ये डिस्काउंट इंड्यूसमेंट नहीं है, डिस्काउंट इंड्यूसमेंट नहीं है। डिस्काउंट इंड्यूसमेंट किधर लिख रहे हैं? डिस्काउंट इंड्यूसमेंट नहीं है। क्लियर हो गया जी? और की क्वेश्चन? एक मिनट, एक एक करके पूछा कर। और ठहर जा भाई, ठहर जा। मैंने कल कहा था 50% डिस्काउंट देंगे तो इंड्यूसमेंट होगी। हाँ, मैंने ये कहा था कि बाज़-औक़ात वो हो सकता है आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए ये कह दे कि आपको गिफ्ट वाउचर्स दिए गए हैं जिससे आप कंपनी की किसी भी शॉप पे जाके 30% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो इसमें लफ्ज उसने गिफ्ट वाउचर का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर आप इसको एनालिसिस करें तो ये क्या है? डिस्काउंट। नाम कुछ भी रख दे, मिल तो डिस्काउंट रहा है। तो आपने इसको किस तरफ लेके जाना है? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज की तरफ। गलती कहाँ? नहीं, जो गलती होगी मैं मान लूंगा। नहीं, कल गलती से मेरे मुंह से निकल क्या? अच्छा ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ। अगर भाई ज्यादा वोट हो गया, मैंने क्या, मैं बंदे को अपनी गलती मानने के बाद उसकी दुरुस्तगी भी करनी चाहिए ना। दुरुस्तगी के लिए पूछने लगा हूँ। कल मैंने क्या कहा था? गिफ्ट वाउचर जो है वो इंड्यूसमेंट, अच्छा गिफ्ट इंड्यूसमेंट में आते हैं। अगर गिफ्ट वाउचर पे डिस्काउंट मिल रहा है वो इंड्यूसमेंट में नहीं आएगा। ये ठीक, ये बात समझ आ रही? ये अगर गिफ्ट हैं वो इंड्यूसमेंट में आएंगे, और अगर गिफ्ट वाउचर है जिस पे डिस्काउंट मिल रहा है परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस में आएगा। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? शाबाश जी। हाइब्रिड वाले भाई जिन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, आपको भी क्लियर हो गया? ये सही कलर रहे थे। चलिए अब आगे चलें। तो ये 10, ये अब सिचुएशन कौन सी है? परचेज मोबाइल डिस्काउंट ऑफ 10%, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाले। शाबाश जी। जी भाई पूछे। ये जो पहला पैराग्राफ है क्वेश्चन में, तो इसमें भी आपने पहले बताया था कि 5 ईयर तक अगर फर्म जो है वो अपॉइंटेड रहे एक क्लाइंट पे तो फिर थर्ड राइज होता है। तो इसमें तो 4 ईयर तक है, और जबकि जो ऑडिट मैनेजर है उसने भी बताया कि वो 3 साल तक उसी क्लाइंट में रहा। नहीं ठीक है, आप ये 5 सुने। उन्होंने कहा है कि जी फर्म के लिए 5 साल होते हैं, 5 साल बाद फर्म चेंज करनी है, और टीम मेंबर्स के लिए 3 साल होता है। 3 साल के बाद थ्रेट अराइज हो जाता है, प्रेफरेबली उन्हें चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल ये कंसर्न में कायम हूं। अब वो कह रहे हैं सर इस सिचुएशन में उसने कहा है फर्म 4 साल से ऑडिट कर रही है, तो आपने कहा है थ्रेट लिख सकते हैं। हालांकि इसका जिक्र नहीं किया उसने कि सेम टीम मेंबर 4 साल से ऑडिट कर रहे हैं या डिफरेंट टीम मेंबर। तो अगर उसने क्वेश्चन में टीम मेंबर की बात नहीं की तो आपने थ्रेट क्यों अराइज किया? देखिए मैंने एज्यूम किया है कि सेम फर्म 4 साल से ऑडिट कर रही है, और क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि मैनेजर का फर्स्ट टाइम है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि मैनेजर फर्स्ट टाइम, आप एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट पे फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं। यहां मैं नहीं बताया, तो मैंने ये एज्यूम किया कि सेम टीम ही 4 साल से ऑडिट कर रही है। अगर आप इस अजम्पशन से मुतमिन है तो थ्रेट राइज कर देना एसोसिएशन का। अगर आप इस अजम्पशन से मुतमिन नहीं है तो थ्रेट राइज ना कीजिए। ठीक है। अच्छा, एसीसी के क्वेश्चंस की एक और खास बात आपको बताता हूं। अगर उसने थ्रेट पूछने ना 5, तो क्वेश्चन के अंदर 7 थ्रेट बिखरे होंगे। अगर थ्रेट पूछने हैं 5, क्वेश्चन के अंदर कितने होंगे? 7 होंगे। और आई कैप ने अगर 5 थ्रेट पूछने हैं ना, तो क्वेश्चन के अंदर 4 होंगे, 4 होंगे। 5वां थोड़ा आपको सोच के देख के वो हिडन रखता है। 4 थ्रेट होते हैं, वो 4 आइटम, 4 रिस्क वगैरह पॉइंट्स क्लियरली आपको पिक करके आपने सिलेबस कवर किया हो। 5वें में थोड़ा आपको
एफर्ट करनी पड़ती है, 5वां आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग होता है, जबकि यहाँ पे ACCA में वो नॉर्मली 7 के साथ ही जो है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहरहाल क्लियर हो गया मेरे भाई? अगर आप इस अजम्पशन से मुतमिन नहीं है कि सेम क्लाइंट है, तो उसने चूंकि बताया नहीं कि टीम चेंज हुई है तो टीम भी सेम होगी, मैंने ये अज्यूम करते हुए थ्रेट आइडेंटिफाई कर दी। अगर आप इससे मुतमिन नहीं है तो इसमें थ्रेट ना करें, आगे मजीद बहुत से थ्रेट आएंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो अभी तक की सारी डिस्कशन के बाद हमने इस क्वेश्चन में कौन सा थ्रेट आइडेंटिफाई किया? एक ही सिर्फ, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला। चलिए 2 पैराग्राफ हो गए और थ्रेट एक ही है। आगे चलते हैं, देखते हैं। वो नॉर्मली इसी तरह करता है ताकि आपको लगे क्वेश्चन बड़ा मुश्किल, और ज्यादातर आखिरी पैराग्राफ में फिर बहुत से थ्रेट सामने आ जाते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर द फाइनेंशियल कंट्रोलर किसको कहते हैं? CFO को, ऑफ LV Phones वाज इल and hence unable to work. The company had no spare staff able to fulfill the role and hence a qualified audit senior of Jones and Company was seconded to the client for 3 months. Loan of temporary. ये क्यों? लोन लैंडिंग ऑफ टेम्परेरी स्टाफ, टेम्परेरी असाइनमेंट, टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज। थ्रेट राइज हुआ क्या? कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, और कोई थ्रेट था? एडवोकेसी थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो नहीं था भाई? कंफ्यूज है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था कि नहीं था? नहीं था, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कोर्स ऑफ एक्शन पता चल जाएगा आपको। क्या करना है? टीम से रिमूव कर दें इसको, या रीस्ट्रक्चर रिस्पांसिबिलिटीज या रिव्यू करवा लें। अच्छा, ये टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज में और इनकमिंग एम्प्लॉय में क्या फर्क? कोई फर्क है क्या? क्या थ्रेट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। फैमिलियरिटी थ्रेट किस में राइज होता है? दोनों में। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किस में राइज होता है? इनकमिंग एम्प्लॉय में। शाबाश। अच्छा, किस में सोल्यूशन हमने 2 पार्ट्स में देना है? इनकमिंग वाले में या टेम्परेरी स्टाफ? इनकमिंग वाले में। ड्यूरिंग द पीरियड अगर सर्व किया है तो क्या होगा? आफ्टर द पीरियड सर्व, बिफोर द पीरियड सर्व किया है। एक पहले मतलब उसने जाना उसको इंस्ट्रक्शन देना कि क्या करना जब वो। हाँ ठीक है, चलें। इसमें भी वो कह रहे हैं कि सर इसमें भी 2 हिस्से थे कि नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए क्या सेफगार्ड है और जब उसे इंश्योरेंस टीम का हिस्सा बनाना है उसके लिए क्या सेफगार्ड। ठीक है, इसमें भी 2 चलें, लेकिन सेफगार्ड में डिफरेंस है। किस में उसने कहा था किसी टीम में शामिल ही ना करो? इनकमिंग वाले केस में, जब वो सेम ईयर में टीम मेंबर था। क्लियर? तो अभी तक हमने कितने थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिए? एक परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला और दूसरा ये टेम्परेरी स्टाफ, बस 2। आगे चलते हैं। द ऑडिट पार्टनर हैज रिकमेंडेड दैट ऑडिट सीनियर वर्क ऑन द ऑडिट एज के काम करे ऑडिट सीनियर एज ही हैज गुड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट। हाँ, वो कह रहा है कि यही सीनियर जो गया था यही इसको टीम का हिस्सा बनाता हूं। थ्रेट राइज होता है। The fee income derived from LV Phones was boosted by this engagement and along with audit and tax fee now accounts for 16% of the firm's total fee. 16% को अंडरलाइन कर रहे। कोड ऑफ एथिक्स ने एक परसेंटेज बताई है 15%। वो कहता है अगर किसी फर्म का टोटल रेवेन्यू का, फर्म के टोटल रेवेन्यू का 15% एक ही क्लाइंट से जनरेट हो रहा हो, समझ लो वो क्लाइंट मेजर सिग्निफिकेंट है। फर्म डिपेंड्स ऑन दैट क्लाइंट। फर्म डिपेंड्स ऑन, आपकी अगर पार्टनरशिप फर्म हो और आपको टोटल रेवेन्यू का 20% एक ही क्लाइंट से बिलिंग आ रही हो, क्या आप उस क्लाइंट को हाथ से जाने देंगे? क्योंकि अगर हाथ से गया तो आपका रेवेन्यू 20% से बिल्कुल नीचे हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं अनड्यू डिपेंडेंस। इसमें क्या थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट भी। ये मेरा लिखा हुआ बुक में, ये ओवरड्यू डिपेंडेंस लिखा हुआ बुक में, ये अनड्यू डिपेंडेंस लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। चले इस थ्रेड को फिर खास तौर पे पिक कर लें, ये हमारे लिए नई चीज आगे सीखने की। लिखा हुआ है अनड्यू इकोनॉमिक डिपेंडेंस, लिखा तो हुआ भाई अनड्यू इकोनॉमिक डिपेंडेंस। नहीं, सोल्यूशन में नहीं, बुक में पूछना, सोल्यूशन में तो बुक में नहीं लिखा हुआ। चले इसको पिक कर लीजिए फिर, ठीक है। कंसेप्ट क्या, पहले कंसेप्ट समझिए कि अगर फर्म की टोटल फी का लार्ज पोर्शन एक ही क्लाइंट से जनरेट हो रहा है तो फर्म डिपेंड्स ऑन दैट क्लाइंट, और वो क्लाइंट अपनी मर्जी अपनी बातें मनवा सकता है।
अच्छा, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कितने % फीस एक ही क्लाइंट से आ रही हो तो ये अनड्यू डिपेंडेंस क्रिएट होगी। कोड ऑफ एथिक्स ने बताया हुआ 15%। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक इंटरनेशनल बॉडी का क्वेश्चन मैं देख रहा था, उसमें 13.7 समथिंग % बन रही थी। तो उसने बजाय ये कि ये कहे कि इसमें थ्रेट राइज नहीं होता, उसने कहा था फर्म को चाहिए कि इसको मजीद, इस क्लाइंट को मजीद सर्विसेज प्रोवाइड ना करे, क्योंकि अगर मजीद सर्विसेज प्रोवाइड की तो परसेंट बढ़, यानी उसने फिर भी थ्रेट को डिस्कस जरूर किया, हालांकि 15% से परसेंटेज कम थी। तो मुझे बताइए, अगर 15% से परसेंटेज कम हो, या हमें लग रहा हो कि किसी सिचुएशन में एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना, हमें पता चल रहा हो कि क्लाइंट ने ऑफर किया तो है डिस्काउंट, लेकिन हमारी टीम ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो क्या हम उसे बिल्कुल इग्नोर कर दें या फिर भी डिस्कस कर दें कि इफ टीम एक्सेप्ट्स, इफ ऑडिट सीनियर एक्सेप्ट्स, दिस में क्रिएट फॉलोइंग थ्रेट। याद रखिए, एग्जाम क्वेश्चन में कोई पार्ट आ जाना, कोई सिचुएशन आ जाना, इसका मतलब क्या हमने उसे डिस्कस लाजमी करना है। एग्जाम क्वेश्चन में जो भी ऑडिट का इशू आ जाए ना, हमें डिस्कस जरूर करना होता है। इनडायरेक्टली ये कंसर्न मैंने आपको लीगल रिक्वायरमेंट में भी सिखाया था कि अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डिंग भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव वाली बात भी है, तो आपने दोनों को डिस्कस करना है, चाहे एक से वो डिस्क्वालीफाइड क्यों ना हो रहा हो, दूसरे को भी डिस्कस करना है। इसी तरह अगर एग्जाम में थ्रेट अराइज हो जाए, सिचुएशन आ जाए, तो आपने उसको डिस्कस जरूर कर, चाहे वो ये कह रहा हो कि टीम का इरादा नहीं एक्सेप्ट करने का, इरादा बदल भी सकता है ना, इरादा बदल भी सकता है, तो हमने उसको डिस्कस कर। इस केस के सेफगार्ड हैं 2, हिंट दे रहा हूं, जो सेफगार्ड बताएगा सोल्यूशन देखे बगैर उसको 50 रुपए इनाम, हिंट दे रहा हूं। थ्रेट ये है कि हमारी फर्म की टोटल फीस का 15% या उससे ज्यादा एक ही क्लाइंट से जनरेट हो रहा है, तो अनड्यू डिपेंडेंस हो गई। इसके 2 सेफगार्ड होते हैं, एक तो सर्विसेज कम कर दें, सर्विसेज कम करेंगे तो 16% वो 15% से कम हो जाएगा, और दूसरा सर्विसेज की फी कम कर दी, और दूसरा दूसरों की फीस बढ़ा दे, या बेहतर होता आप कहते सर दूसरे क्लाइंट्स भी बढ़ा दे। फर्म को अपनी क्लाइंट बेस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देखें रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, रेवेन्यू फ्रॉम क्लाइंट ए डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। तो या तो रेवेन्यू फ्रॉम क्लाइंट ए को डिक्रीज कर दें या टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज कर दे, तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। शाबाश भाई को दे भाई, ये बात समझ आ रही है आपको? ये हमारे लिए नई सिचुएशन थी, इसको सीख लीजिए, इसको हाईलाइट कर लें, इसको हाईलाइट कर लीजिए। आगे चलते हैं। From a review of correspondence file, you note that the partner and the finance director have known each other socially for many years, and in fact they went on holiday together last summer with their families. As a result of this friendship, the partner has not yet spoken to the client about the fee for last year's audit, 20% of which is still outstanding. इस पैराग्राफ में कितने थ्रेड? 2। एक कौन सा? पर्सनल, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, और दूसरा फीस वाला। फी का कौन सी वाली सिचुएशन? फी की तो 4-5 सिचुएशन है। ओवरड्यू फीस, शाबाश, क्लियर। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन आज का चेक। अच्छा, 24 इसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई एंड डिस्कस लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल वायलेशन। लीगल वायलेशन का मतलब क्या है? जो कंपनीज एक्ट की वायलेशंस है। एथिकल वायलेशन का मतलब क्या है? कोड ऑफ एथिक्स की। और प्रोफेशनल वायलेशन का मतलब क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की। क्या हम पे एज ऑडिटर सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं? नहीं, बल्कि कंपनीज एक्ट भी। और तो इसका मतलब है केस स्टडी में जहां जहां तबाही फेरी हुई है, जहां भी ऑडिट में उसने तबाही फेरी, वो डिस्कस कर लेंगे। जहां पे कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन की वो डिस्कस, जहां पे लॉ की वायलेशन की वो। क्लियर? उसने कहा है रिक्वायरमेंट को समझिए आप। उसने कहा लीगल भी वायलेशन बताओ, एथिकल वायलेशन भी बताओ, और प्रोफेशनल। उसने कोर्स ऑफ एक्शन कोई नहीं पूछा। क्या पूछा है? नहीं पूछा। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन बताया ना चाहिए हमें? जैक इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलाइज्ड इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई वायलेशन है? कोई वायलेशन। जिल इज ए लॉयर स्पेशलाइज्ड इन टैक्स एंड अदर कॉर्पोरेट रिलेटेड मैटर्स। कोई प्रॉब्लम है? बोथ डिसाइडेड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी इन द नेम ऑफ जैक एंड जिल प्राइवेट लिमिटेड इन लाहौर।
इसमें प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिटिंग कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या कर रहा है? ऑडिटिंग कर रहा है। ऑडिट कर रहा है कि नहीं? चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है, जैक इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और वो ऑडिट भी करता है। अच्छा, परफॉर्मिंग आप कह रहे हैं सर वो उसको पता नॉलेज अभी ऑडिट करता नहीं है चले ठीक है, नहीं पता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। उन्होंने कहा जी कंपनी बना ली लेकिन अभी ऑडिट किया तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी एग्री। आगे चलते हैं, कह रहे हैं आगे पकड़ लेता हूँ जाके, बेफिक्र है, बेफिक्र। कंपनी बना सकते हैं, कंपनी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी तो कोई एक पर्सन भी बना सकता है, सिंगल मेंबर कंपनी। प्रॉब्लम कंपनी बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम कंपनी बना के ऑडिट करने में। वो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकते। तो चले अभी कंपनी बनाई, ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें कोई इतराज नहीं। ओपनिंग ऑफ बिजनेस ऑफिस वाज अनाउंस्ड इन ए फुल पेज एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर लाहौर। याद रखें हमारे ऑडिटिंग, हमारे बल्कि सीए प्रोफेशन में एडवर्टाइजमेंट मना है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। और एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से नॉर्मली फिर एक दूसरे को डिग्रेड किया जाता है। कंपनी नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं कर सकते, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, आप कह रहे हैं कंपनी हो सकता है उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाई हो, अगेन एग्रीड। लेकिन अगर आगे चल के उसने कहा ना कि ऑडिट शुरू कर दिया है, तो मैंने दोनों पॉइंट्स पे आपको पकड़ना है। मैंने ये कंपनी वाले पॉइंट्स पे भी पकड़ना है और एडवर्टाइजमेंट में भी। एग्रीड, ये अंडरलाइन कर ले इसको, फाइनल बाद में करेंगे। कह रहा है देयर फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब बताओ क्या कह रहा है? देयर फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट क्लाइंट वाज अल अजहर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी ऑन लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। अब बताइए, अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दोनों प्रॉब्लम्स आगे के नहीं? अच्छा, ये जो कंपनी वाली प्रॉब्लम थी ये किस हेडिंग में आएगी? लीगल, एथिकल के प्रोफेशनल? लीगल में। और ये फुल पेज एडवर्टाइजमेंट वाली, ये कोड ऑफ एथिक्स ने मना किया हुआ हमें। आई कैप मना करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और खास तौर पे ऑडिटर्स को कि आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। ठीक है, वैसे पता नहीं क्यों, लेकिन वो सीए कॉलेजेस जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना उसके ऊपर वो चुप रहता है, तो होगी कोई, लेकिन वरना नॉर्मली खास तौर पे ऑडिट प्रोफेशन में ऑडिट फर्म के, आप ऑडिट फर्म की एडवर्टाइजमेंट कहीं नहीं देखेंगे। बल्कि बाज़ का तो ऐसा होता है ऑडिट फर्म ने अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया होता। जब मैं आर्टिकल ढूंढने निकला, 1.5-2 महीने अखबारी वाले थे, तो उसमें होता ऐसा था, फर्म है सामने, नीचे खड़े और पूछ रहे होते हैं ये सीए फर्म किधर है, और वो कह रहे थे ये सीए क्या होता है। करीब खड़े होते, कुछ नहीं पता होता था ये फर्म करते क्या है। बहरहाल, तो ये दो एडवर्टाइजमेंट। फिर आगे, एज जिल इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू द सेम क्लाइंट, जैक ऑफर 20% स्पेशल डिस्काउंट इन फी चार्ज बाय प्रीवियस ऑडिटर। नहीं कर सकते ये 20% लेस फी, ये अंडर कटिंग। कौन सा इशू है? लीगल, एथिकल, प्रोफेशनल? एथिकल। एक और हिडन प्रॉब्लम है जो आप पिक नहीं कर पाए इस, हाँ जी, लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट सर्विसेज प्रोवाइड, जो अदर सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, अनलिस्टेड को कर सकते हैं, लिस्टेड को नहीं कर सकते। जैसे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग वाला रूल है ना, वही रूल बाकी की हर सर्विस के लिए है कि लिस्टेड कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकते कोई भी नॉन इंश्योरेंस सर्विस, अनलिस्टेड को कर सकते हैं, रूल्स है, रिक्वायरमेंट पूरी कर। फर्म बनाएंगे, जिल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो भी एक मसला आ जाएगा। देखिए, वो डिपेंड करता है कि एंगेजमेंट पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं। अगर एंगेजमेंट पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, कोई दूसरा पार्टनर नहीं भी है, तो मसला कोई। लीगल सर्विसेज में वो टैक्स को अगर सर्विस होती ना तो वो क्लियर नहीं कहता, और इवन टैक्स सर्विसेज कहता हम फिर भी थ्रेटराइज करते, क्योंकि टैक्स सर्विसेज में भी 3 तरह की सर्विसेज हैं। टैक्स रिटर्न की अलग है, टैक्स कैलकुलेशन की अलग है, टैक्स डिस्प्यूट की अलग है। टैक्स रिटर्न की अलग है, टैक्स कैलकुलेशन की अलग है, टैक्स डिस्प्यूट की अलग है। तो जब तक क्लियरली ना कहता टैक्स रिटर्न, हम थ्रेट आइडेंटिफाई कर देंगे। जब टैक्स रिटर्न का लफ्ज इस्तेमाल करते फिर कहेंगे कोई थ्रेट, प्रोवाइडेड कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट एक्सेप्ट करे। आगे चलते हैं। इन द कोर्स ऑफ द ऑडिट, जैक फाउंड दैट कंपनीज बिल्डिंग विद ए बुक वैल्यू ऑफ 6.4 million वाज प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर ए 10-year टर्म लोन इन द अमाउंट ऑफ ₹2 million। द क्लाइंट स्टेटमेंट से मुराद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिड नॉट डिस्क्लोज दिस
as this did not affect either the amount of the asset or amount of liabilities and audit was satisfactory in all other respects, Jack rendered an unqualified opinion on companies. वो कह रहा है डिस्क्लोज, क्या ये प्लेज सिक्योरिटी दी गई हो इसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है? मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन उसने ओपिनियन कौन सा देना चाहिए था? क्वालिफाइड या एडवर्स, कौन सा दे दिया? क्या वायलेशन है? कौन सी वायलेशन? प्रोफेशनल वायलेशन, आईएसएस की, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की। फिर ड्यू टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हाफ फी वाज पेड एट स्टार्ट ऑफ द ऑडिट बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी टू जैक एंड हाफ इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया, शुरू में डिस्क्वालीफाई हो गया। जैसे शुरू में शेयर जैसे ही भाई सिर्फ एक्सेप्टेंस के वक्त 90 डेज है, अगर एक्सेप्टेंस के बाद शेयर्स लिए तो क्या फीस में क्लाइंट के शेयर्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जैसे ही शेयर्स लेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। किसकी वायलेशन हुई है? ये तो कंपनी लीगल वायलेशन है। About 2 months after the date of his opinion, Jack learned that a bank was planning to lend money rupees 1.5 million in the form of mortgage loan secured against building. Realizing the bank was unaware of the existing charge on the building, Jack notified the bank of the fact that company's building was already mortgaged for a term loan. Confidentiality की violation, क्लाइंट की confidential information थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर दी। कह रहा है शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव जैक वाज चार्ज्ड विद सेवरल वायलेशंस ऑफ लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल। तो बंदा था ना केस। चलिए ये थी जी हमारी डिफरेंट केस स्टडीज। आपने नोट किया होगा आज की जो हमने केस स्टडी प्रैक्टिस किया है ना वो कंटिन्यूस पैराग्राफ वाली थी। तो अब आप दोनों तरह, लेकिन सिचुएशन वही थी, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का तरीकाकार मुख्तलिफ था, सिचुएशन वही है। तो समझ आ गया कैसे करना है। अब कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन पे ग्रिप है आपकी? अच्छा बताइए कल मजीद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या के नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अच्छा दोनों कर लेते हैं। कल मजीद क्वेश्चन भी आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी हम करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।